नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से आ जाएगा। और पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मुख्यतः एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? मलेरिया है, जीका बुखार है, तुलारेमिया या फिर मिनी माता है? तो इस प्रश्न की बात करेंगे। पहले प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मुख्य रूप से एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण हो रहा है? ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है वायरस कह रहा है। ध्यान से प्रश्नों को आपको पढ़ना है। अगर आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। जबकि मलेरिया, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मलेरिया जो होता है वो क्या होता है, तो वो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, क्या होता है मलेरिया को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। तो अगर मलेरिया प्रोटोजोआ से हो रहा है और आपसे क्या कह रहा है? आपसे वायरस कह रहा है, तो आप मलेरिया कैसे आंसर करोगे? तो मलेरिया तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे जीका वायरस। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। जीका बुखार जो है तो ये एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। और जो मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी है ना, जो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी हैं या फिर मलेरिया जो परजीवी हैं, उनकी खोज किसने की थी? तो आपको क्या कहोगे? तो आप कहोगे रोनाल्ड रॉस ने की थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना कि मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी हैं तो उनकी खोज किसने की थी? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे रोनाल्ड रॉस ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनी माता के संदर्भ में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मिनी माता जो है तो ये पारे की अधिकता की वजह से होता है। जल में पारे की अधिकता की वजह से मिनी माता रोग होता है, जो कि पूछा गया है। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर है। क्या हो जाएगा भाई बताएंगे? तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं, इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा एथलीटों को त्वरित ऊर्जा देता है? इंस्टेंट एनर्जी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चीज़ का, ग्लूकोज का, घी का, विटामिन का। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ग्लूकोज का। आप लोग गर्मियों में देखते हो ना, गर्मियों में ऐड आपने मूवी में, फिल्मों में, टीवी में ऐड देखा होगा ना कि क्या होता है कि आप एकदम थके रहते हो और फिर अचानक से आप ग्लूकॉन डी निकालते हो और पीते हो और फिर आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाती है, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो जो ग्लूकॉन डी आप पीते हो ना, वहाँ पर भी क्या होता है? वहाँ पर भी ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो होता है ये एथलीटों को त्वरित ऊर्जा देने का काम करता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने ये साबित कर दिया कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं। ठीक है, पेड़ों में जो पेड़ होते हैं उनमें भी जीवन होता है। तो बताइएगा उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने ये साबित कर दिया कि पेड़ों में भी प्राण होता है। तो मेंडल है, हुगो द ईएस है, या फिर जगदीश चंद्र बसु है, या फिर रॉबर्ट ब्राउन है। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे आप जगदीश चंद्र बसु को कर दोगे। ठीक है, किसको? तो जगदीश चंद्र बसु को कर दोगे। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, क्या किया? इन्होंने साबित किया कि पेड़ों में भी क्या होती है? जान होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। पैंथेरा पार्टस किस पशु का वैज्ञानिक नाम बताएंगे? क्या आ जाएगा? पैंथेरा पार्टस अगर हम लोग बात करें तो पैंथेरा पार्टस जो है तो ये किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? चीता है, बाघ है, सिंह है, या फिर तेंदुआ है? तो किस जंतु का वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा पार्टस है? क्या आंसर करेंगे? तो चीता है, बाघ है, सिंह है, या फिर तेंदुआ है? तो इसे प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, तेंदुआ है। ठीक है, क्या है? तो तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को कहते हैं, क्या कहते हैं? कठोर कांच कहते हैं, बोरोसिलिकेट कांच कहते हैं, मृदु कांच कहते हैं, या फिर जैना कांच कहते हैं? सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? कठोर कांच कहते हैं, बोरोसिलिकेट कांच कहते हैं, मृदु कांच कहते हैं, या फिर जैना कांच कहते हैं? इसे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या आंसर करिएगा? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मृदु कांच कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो मृदु कांच कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अवध का विलय 1856 में। ठीक है, क्या हो रहा है? तो 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके, ठीक है, क्या करके? तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर दिया जा रहा है। किसके समय में किया जा रहा है? तो आप कह दोगे डलहौजी के समय में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया जा रहा है। और अवध के अंतिम नवाब कौन है? तो आंसर कर देंगे वाजिद अली शाह।
ठीक है, कौन है? तो वाजिद अली शाह। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं, जो मंदिर हैं, इसका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया। ठीक है, किसने? तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो समूह के मंदिरों का निर्माण कराया है। और ये खजुराहो समूह के जो मंदिर हैं ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे एलोरा अजंता पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे क्या कर लेगा? अगर आपसे एलोरा पूछे, अजंता पूछे, ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ पर? तो ये सब आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे दिलवाड़ा पूछ ले कि दिलवाड़ा कहाँ पर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, तो फिर आप क्या करोगे? राजस्थान कर दोगे। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? क्या आंसर करेंगे? 56वां है, 51वां है, 77वां है, 52वां है। तो बताइएगा क्या जाएगा? तो कौन से संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या है 56वां संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। 52वां संशोधन 1985 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और जिसमें क्या है? जिसमें दल बदल है। ठीक है, क्या है? जिसमें दल बदल है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? दल बदल। दल बदल का प्रावधान कहाँ पर? 10वीं अनुसूची में किया गया है, 52वें संशोधन 1985 के द्वारा। किसी तरल पदार्थ के द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया? अपरूपण दिया गया, तलकर्षण दिया गया, पृष्ठ तनाव दिया गया, उत्प्लावन दिया गया। किसी तरल पदार्थ के द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? किसी तरल पदार्थ के द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया जाएगा? उपरूपण है, तलकर्षण है, पृष्ठ तनाव या फिर उत्प्लावन। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे, तलकर्षण है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। गलत कथन आपको बताना है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे एक क्या कह रहा है? गलत कथन कह रहा है। आपसे कह रहा है ब्याज दरों में कमी से निवेश में वृद्धि होती है। ठीक है, निवेश में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो ब्याज दरों को कम करोगे तो लोगों को क्या होगा? तो लोग जो है निवेश में वृद्धि होगी। ये तो बात तो बिल्कुल एकदम सही है। निवेश में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, तो ये बात भी आपका एकदम बिल्कुल क्या है? तो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल एकदम आपका सही है। एक अर्थव्यवस्था में बचत में हुई वृद्धि से वर्तमान उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। एक अर्थव्यवस्था में बचत में हुई वृद्धि से, ठीक है, बचत में हुई वृद्धि से वर्तमान उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। करों में कमी होने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें सही है। इसमें जो गलत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। एक अर्थव्यवस्था में बचत में हुई वृद्धि से वर्तमान उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो आप बचत करोगे उस बचत से भविष्य में जो उत्पादन होगा उसमें वृद्धि कर सकते हो, है ना। वर्तमान उत्पादन में नहीं, भविष्य वाले जो उत्पादन करोगे उसमें वृद्धि हो सकती है। नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है? नाइट्राइट है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, लाफिंग गैस है। बताइए क्या जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा, लाफिंग गैस आपसे पूछ ले किसको कहते हैं, तो आप कहोगे नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, किसको? तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड के संदर्भ में आप याद रखेंगे ये कैसी? तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कैसी है? नाइट्रस ऑक्साइड कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। आपसे कह रहे हैं नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसी में ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अमोनिया में ऑक्सीजन के परमाणु नहीं होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? बताइएगा क्या जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध बाल मजदूरी को समाप्त करने से, परमाणु हथियारों को समाप्त करने से, भू जल स्तर को बढ़ाने से, या फिर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से। क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, तो क्योटो जो है ये जापान का एक शहर है और यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग और फिर बहुत सारी समस्या हमको देखने को मिल रही है और हमारी पृथ्वी खतरे में। तो ऐसे में क्या हो जाता है? ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी लोग मिल करके एक बैठक करें और डिसाइड करें कि भाई हम लोग अपने यहाँ सौर ऊर्जा या फिर इस तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1939 में, 1949 में, 1959 में या 1969 में। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? बताएंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे 94। प्रश्न आपके सामने है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी है, आंसर कर दोगे 1959 में। बैंकॉक किसकी राजधानी? इराक की, थाईलैंड की, चीन की या फिर रूस की? तो देखो चीन की राजधानी आप लोग बात करेंगे तो चीन की राजधानी हो जाएगा बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। इराक की राजधानी हम लोग बात करेंगे, इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी बागदाद है। ठीक है, रूस की हम लोग बात करें तो रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मॉस्को हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? मॉस्को हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा भी कहते हैं। और यहाँ की मुद्रा आपसे पूछेगा
थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे बात है। ठीक है, क्या है, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो बात है, अंदर कर दो। ठीक है, आंसर कर दोगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, कवारती है, माहे है, या फिर आइजॉल है। तो आइजॉल की हम लोग बात करेंगे तो ये तो मिजोरम की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, किसकी, मिजोरम की राजधानी आइजॉल हो जाएगी। अंडमान की राजधानी क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। और लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करेंगे तो लक्षद्वीप जो है तो ये क्या हो जाएगा, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया, क्या हो जाएगा, तो अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा, तो याद रखेंगे गुजरात। ठीक है, अगर हम लोग दरवाजे की बात करेंगे तो दरवाजा जो है ये असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है, किसकी, तो असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में। असीरगढ़ की विजय जो है तो ये क्या है, तो ये 1601 में हो रही है, और ये अकबर की अंतिम विजय 1601। ठीक है, अकबर की अंतिम विजय है असीरगढ़ की विजय, और ये अकबर की विजय अंतिम विजय है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। और किसने कराया था, अकबर ने कराया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, तो 1576 में, 1526 में, 1764 में, 1857 में। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 1764 में। ठीक है, कब, तो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन को संरक्षित किया। देखो गंगा नदी डॉल्फिन जो है ना, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और 5 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन जो है तो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, और 5 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण, अच्छा आपसे पूछ भी लेता है कि भारतीय जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ये कब आया है, तो ये 1972 में आया। ये मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया, और इसकी किस अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया गया है, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। पहली ही अनुसूची में जो गंगा नदी डॉल्फिन है उनके संरक्षण की बात की गई। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग कितना होता है, 2.8 किलोमीटर हो जाएगा, 5.6 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर, या फिर 14 किलोमीटर, क्या हो जाएगा, पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 11.2 किलोमीटर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कॉट क्या है, बताइएगा। तो अगर यहाँ से एक प्रश्न बन चुका है, आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे करके पूछ लिया है, तो याद रखिए लाइनेक्स जो होता है ये क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका मैस्कॉट क्या है, भालू है, पेंगुइन है, सिंह है, या फिर व्हेल है। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पेंगुइन है। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जोसेफ नाइसफॉर नेप्से के द्वारा, या फिर टेड नेल्सन के द्वारा। क्या हो जाएगा, तो डायनामाइट का आविष्कार किया गया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, और इन्हीं के नाम पर आपको पता है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और कितने क्षेत्रों में, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो देखो एक तो साहित्य है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल दिया जाता है, तो साहित्य हो गया, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो शांति हो गया, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तो साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भौतिकी हो गया, भौतिकी है। ठीक है, भौतिकी है, चिकित्सा है और रसायन है। ठीक है, क्या है, तो भौतिकी है, चिकित्सा है और रसायन है। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर का, थर्मामीटर का, ईसीजी का, स्टेथोस्कोप का। बताइए क्या जाएगा, तो रक्तचाप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर का, थर्मामीटर का, ईसीजी का, स्टेथोस्कोप का। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या स्फैग्नोमैनोमीटर का। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेथोस्कोप से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को सुनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हृदय की धड़कन को सुनने का काम, जिसको आप आला कहते हो ना, जिसको आप आला कहते हो, आला किसको कहते हैं, स्टेथोस्कोप को ही कहते हैं। ठीक है, तो आले के माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से हृदय की धड़कन को सुनने का काम किया जाता है। थर्मामीटर आप जान ही रहे हो, बुखार मापने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, कवक है, शैवाल है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है कौन, बैक्टीरिया हो जाएगा। इनमें से कौन सा सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया, और आपको सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, माइकोप्लाज्म हो जाएगी, या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछ रहा, बताएंगे क्या आ जाएगा, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्म हो जाएगा, या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये क्या है, तो ये सबसे बड़ी कोशिका। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर होती है, ट्रेपोस्फीयर होती है, जेनोस्फीयर होती है, एक्सोस्फीयर होती है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें
तो पृथ्वी की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है आपकी कौन सी, क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, कौन सी होती है, तो पृथ्वी की जो सबसे निचली मंडल होती है वो होती है कौन सी, क्षोभ मंडल होती है। सारी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती है। इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो औसत ऊंचाई जो होती है वो 14 किलोमीटर होती है। और बाकी वैसे अगर हम लोग बात करें 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है। सारी मौसम संबंधी घटना, आंधी, पानी, बिजली, तूफान, बिजली, है ना, वो सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, तो ये आपका समताप मंडल होता है जहाँ पर आपको ओजोन परत देखने को मिलती है, समताप मंडल। ठीक है, निम्न में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में किया जाता है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, ग्लाइकॉल है या फिर ऑक्सैलिक अम्ल है। क्या आ जाएगा, तो किसका प्रयोग जो है वो प्रकाश के उत्पादन में भी करते हैं और साथ ही साथ धातुओं की वेल्डिंग में भी करते हैं। क्या आ जाएगा, एथिलीन, एसिटिलीन, ग्लाइकॉल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। क्या आंसर करेंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। हवा महल किसने बनाया है, गुरु रामदास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ब्रिटिश सरकार ने या फिर महाराजा प्रताप सिंह ने। क्या हो जाएगा, तो हवा महल अगर हम लोग बात करें तो ये किसने बनवाया, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, महाराजा प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाराजा प्रताप सिंह। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है, पंजाब का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का। बताइएगा क्या हो जाएगा, डांडिया जो है, तो डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है कहाँ का, तो आप आंसर कर दोगे कहाँ का, गुजरात, गुजरात का। गुजरात में आपको गरबा डांडिया देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। पंजाब में आपको गिद्धा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको लावड़ी तमाशा देखने को मिल जाएगा। तेंग बोचे मठ किस देश में या फिर भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नेपाल में, भूटान में। तो अगर हम लोग बात करें तेंग बोचे मठ, तो ये कहाँ पर स्थित है, क्या आंसर करेंगे, तेंग बोचे मठ, तो ये किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नेपाल में, भूटान में। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर, तो नेपाल में। निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की एक धारणा नहीं है, तो बताइएगा क्या जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता की एक धारणा नहीं आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या जाएगा, जहाँ कई खरीदार और विक्रेता हों, ये तो ठीक है। औसत से कुल लागत लगातार कम होती जाती है। बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा बेची गई वस्तुओं को सजातीय माना जाता है। बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं को सही जानकारी है ऐसा माना जाता है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे कौन सा, धारणा नहीं का आंसर करोगे तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। औसत से कुल लागत लगातार कम होती जाती है। मेरे भैया अगर कंपटीशन कर रहे हो, ठीक है, अगर प्रतियोगिता कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, तो चीज़ें वहाँ पर क्या होंगी, वहाँ पर दाम बढ़ेंगे। ठीक है, क्या होंगे, वहाँ पर दाम बढ़ेंगे। ठीक है, औसत से कुल लागत लगातार कम होती जाती है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ है, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय या फिर किरण देसाई है। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अरुंधति राय हो जाएंगी। ठीक है, कौन है, तो अरुंधति राय हो जाएंगी, याद रखिएगा। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको पहले किस नाम से जाना, जो केवलादेव है ना, तो केवलादेव को क्या करते हैं, इसको घाना नाम से भी जाना जाता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहे या फिर घाना राष्ट्रीय उद्यान कहे, और इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य, खिजादिया पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य या फिर मयानी पक्षी अभयारण्य। तो किसके नाम से जानते थे, केवलादेव या घाना पक्षी विहार जो है, केवलादेव या घाना पक्षी अभयारण्य जो है, तो इसको पहले किस नाम से जानते थे, आंसर कर दोगे भरतपुर, क्योंकि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित था। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान के क्या हो जाएगा, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, इसलिए इसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जानते थे। मोनालिसा को पर पेंट किया गया, पत्थर पर, लकड़ी की पर या फिर कागज़ पर या फिर धातु की चादर पर। तो मोनालिसा बहुत ही विश्वविख्यात पेंटिंग है, और आप जरा मुझे इस पेंटिंग के जो है चित्रकार बताएंगे किसने इस पेंटिंग को बनाया था, तो उसका नाम आप मुझे बताएंगे। मोनालिसा की पेंटिंग को किसने बनाने का काम किया, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और इसको किस पर पेंट किया गया, पत्थर पर, लकड़ी पर, कागज़ पर, धातु की चादर पर। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, लकड़ी पर। ठीक है, कहाँ पर, तो लकड़ी पर, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, इरिडोलॉजी कहते हैं या फिर प्लेनेटोलॉजी कहते हैं। तो चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग बात करें तो चंद्रमा जो है, तो ये क्या है, तो ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, क्या है, तो एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, सेलेनोलॉजी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो सेलेनोलॉजी कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है, आर्कटिक है, प्रशांत है, अटलांटिक है या फिर हिंद है। क्या आ जाएगा, तो सबसे गहरा आपसे पूछ रहा है और सबसे बड़ा पूछ रहा है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आप फिर आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा महासागर है। अगर आपसे बोले कि कौन सा महासागर है जो एस के आकार की आकृति बनाता है, तो आप आंसर करोगे अटलांटिक। ठीक है, कौन सा, तो अटलांटिक जो महासागर है ये क्या करता है, ये एस के आकार की आकृति बनाता है। ठीक है,
चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य या फिर वात्स्यायन। क्या आ जाएगा? तो हम लोग बात करें चाणक्य, तो चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और इनकी बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 1789 में, 1839 में, 1889 में या फिर 1939 में। तो जवाहरलाल नेहरू की हम लोग बात करेंगे तो इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है? तो जिसका नाम है, क्या नाम है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू की जो है बुक है और इनका जन्म दिवस जो है वो हम मनाते हैं कब? 14 नवंबर को बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कब हो रहा है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। क्या आ जाएगा? सी आंसर करेंगे, 1889 में हो रहा है। ठीक है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? देखो 2020 में अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए तो आप आंसर करोगे जापान, टोक्यो में। ठीक है, 2024 में अगर हमसे पूछा जाए तो 2024 में आप कहोगे कहाँ पर? तो पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पर? तो पेरिस, फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। जरा आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? आगे बढ़ेंगे। रेडियो कार्बन जो डेटिंग तकनीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मिट्टी के संदूषण का अनुमान लगाने के लिए, फॉसिल्स में पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए, फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए, या फिर मिट्टी की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए। तो बताइएगा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर तो फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं तो उनकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, क्या जगह रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं किसको? तो फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 प्रश्न थे और ऐसे ही 40 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक दो बार और आप देख लेंगे ताकि चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएँ, ताकि यहाँ से जो प्रश्न बने ना तो फिर आपका दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, तभी हम लोग रात तक 2 और सेशंस करेंगे। ठीक है, रात तक हम लोग 2 और सेशंस करेंगे। एक जीके जीएस का स्पेशल सेशन करेंगे और दूसरा हम लोग हिंदी का स्पेशल सेशन करेंगे। और इन दोनों सेशंस को आप देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो हम लोग जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, फटाफट करेंगे, ताकि कल आप लोगों का पेपर है तो आज बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो फिर 2 छोटे सेशंस हम लोग करेंगे, एक जीके जीएस के करेंगे और एक सोशल जो है एक हिंदी का करेंगे। तो ये 2 आप देख लोगे ना और अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो पेपर देने से पहले एक बार इन दोनों को देख लेना और इसको शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।